हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ज्ञान प्लस पर। दोस्तों आज हम फिर से आपको हिंदी में एक टॉपिक फिर से लेकर आए हैं आपके लिए, और आपको बेहद तरीके से पढ़ाने के लिए और पढ़ने के लिए, खुद भी पढ़ेंगे और खुद को भी पढ़ाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से जो हमारा टॉपिक आज का होगा, आज की टॉपिक हमारी होगी क्रिया। हमने पिछले वीडियो में हमने आपको सर्वनाम पढ़ाया था, संज्ञा पढ़ाया था। अब बात आई है क्रिया की, तो जान लेते हैं क्रिया क्या है। ठीक है, अब क्रिया में कई चीज़ें ध्यान देनी पड़ती है। क्रिया वहाँ मिलेगी आपको जहाँ पे कर्ता होगा, कर्ता अगर है तो वहाँ पे क्रिया होगी। ठीक है, कर्म भी रहता है। तो ऐसी कंडीशन में अब क्रिया क्या है, अब देखते हैं। क्रिया में क्रिया कहते किसे हैं या क्रिया को पहचानेंगे कैसे, ये चीज़ें हम जानेंगे। तो क्रिया दोस्तों वो होती है कर्ता के द्वारा किया जाने वाला, जो मतलब कर्ता है, कर्ता एक सब्जेक्ट है जो कोई, मान लीजिए हमारे द्वारा अगर कोई काम हो रहा है तो हम क्या कर रहे हैं, हम कर्ता हैं। हमारे द्वारा जिसके द्वारा कार्य होगा वो कर्ता है, और जो कार्य होगा वो क्रिया है। जैसे हम आपको यहाँ पे पढ़ा रहे हैं तो हमारे द्वारा पढ़ाने का कार्य हो रहा है, कर्ता हम हैं, और हमारे द्वारा होने वाला कार्य जो है वो क्रिया है। ठीक है दोस्तों, तो क्रिया वही है जो कर्ता के द्वारा कंप्लीट की जाए, वही है क्रिया। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं किसकी, क्रिया की। ये है आप, ठीक है, क्रिया। अब क्रिया किसे कहते हैं, हमने आपको बताया कि कर्ता जिस कार्य को करता है उसे क्रिया कहते हैं। ठीक है दोस्तों, कर्ता जिस कार्य को करता है उसे क्रिया कहते हैं। ठीक है दोस्तों, कर्ता के द्वारा किया जाने वाला कार्य ही क्रिया है। ठीक है, या हम डेफिनेशन लिखेंगे तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि कर्ता के द्वारा किया जाने वाला कार्य क्रिया कहलाती है। ठीक है, अब यहाँ से जैसे कि हम देखते हैं एग्जाम्पल में, जैसे कि बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, तो क्या यहाँ पे मतलब कि बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। बच्चे क्या है, बच्चे हैं आपके, मतलब कि कर्ता बच्चे हैं, कर्ता यहाँ से बात करेंगे तो बच्चे। क्रिकेट क्या है, क्रिकेट आपका कर्म है, खेलना क्रिया है। ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल में देखते हैं कि बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। ठीक है, सोहन दौड़ रहा है, मोहन खाना खा रहा है, शीला खाना बना रही है। ठीक है, ऐसे जो क्रियाएं कंप्लीट हो, जो काम वो कर रहे हैं वही क्या है, वही क्रिया है। ठीक है दोस्तों, अब यहां से क्रिया के कुछ पार्ट होते हैं। ठीक है, क्रिया के भेद होते हैं। क्रिया के भेद, ये चीजें आप बेहद समझते हैं, जानते हैं, पढ़ते हैं सब कुछ, लेकिन यहाँ से हम जो पढ़ने के लिए पढ़ते भी हैं, हर चीज़ करते हैं, लेकिन यही सारी चीज़ें कभी कभी हमें नहीं ध्यान में रहता है, जो एग्ज़ाम में हमारे छूटते हैं। तो ये चीज़ें हम आपको इसलिए पढ़ा रहे हैं, इसलिए बता रहे हैं कि आप अभी तुरंत में जैसे पढ़ते हैं और आने वाले एग्ज़ाम में आप अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। तो ये चीज़ें बेहद छोटी ज़रूर हैं, लेकिन आपको फंसाने वाली हैं। तब यहाँ से आप पॉइंट बाई पॉइंट ध्यान दीजिएगा। तब अब देखते हैं क्रिया के भेद। अब क्रिया के कितने भेद हैं, वह मतलब कि एक तरीके से देखा जाए तो क्रिया का जब वर्गीकरण किया गया तो इसके कितने रूप बताए गए, इसके दो रूप। कौन से दो रूप, पहली बात एक रचना के अनुसार क्रिया, और दूसरा इसका प्रयोग के आधार पर। ठीक है दोस्तों, रचना के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। अब बात आती है रचना के आधार पर। तो रचना के आधार पर जब हम देखते हैं तो रचना के आधार अनुसार जो क्रियाएं हैं वो कुल 5 हैं। ठीक है,
कितने पार्ट हैं? 5 हैं। रचना के आधार पर जब हम बात करेंगे तो इसके कितने पार्ट हैं? 5 पार्ट हैं। बेसिकली ज़्यादातर यूज रचना के आधार पर जो क्रियाएं हैं यही हमको ज़्यादा हिंदी में मिलती हैं। तो यहाँ पे जब हम रचना के आधार पर देखेंगे तो इसके कितने पार्ट हैं? 5। ठीक है दोस्तों, इसके 5 भेद। तो यहां से ध्यान दीजिएगा कि रचना के आधार पर कितने हैं? 5। वैसे बेसिकली क्रिया के कितने? 2 प्रकार हैं, रचना के अनुसार क्रिया और प्रयोग के आधार पर क्रिया। जब रचना के आधार पर हम देखेंगे तो इसमें कितने होंगे? इसके 5 भेद होंगे। तो यहां से आप कर सकते हैं कि रचना के, अब यहां पे थोड़ा काम, तो यहां पे हम कर देते हैं अनुसार। ठीक है दोस्तों, रचना के अनुसार क्रिया के भेद। ठीक है, तो यहां से आप देखेंगे इसके 5 भेद है। अब वो 5 पार्ट कौन कौन से हैं? अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, संयुक्त क्रिया, द्विकर्मक क्रिया और सहायक क्रिया। ठीक है दोस्तों, ये आपके इसके 5 भेद हो गए। अब यहां से हम पार्ट बाई पार्ट देख लेंगे कौन सी क्रिया है, कौन सा मतलब कि कौन से नंबर पे है। ठीक है, अब बात करते हैं पहले नंबर की। तो पहले नंबर पे आती है अकर्मक क्रिया। ठीक है दोस्तों, तो अकर्मक क्रिया क्या होती है, ये चीजें थोड़ा देखेंगे। अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया वो क्रियाएं होती हैं, एक तरीके से समझा जाए तो जिस वाक्य में कर्म प्रत्यक्ष, ठीक है दोस्तों, जिस वाक्य में कर्म प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से ना हो। प्रत्यक्ष या परोक्ष का मतलब आप समझे, जिसमें आपको कर्म ना दिखे, समझ में मतलब कि कंफ्यूजन रहे कि कर्म है या नहीं है। मतलब कि कर्म वहां पे होगा लेकिन आपको प्रत्यक्ष वहां से कर्म आप नहीं, वहां पे दर्शाया नहीं जाएगा। जैसे कहते हैं कि बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, तो यहाँ पे क्रिकेट कर्म है, ठीक है, लेकिन बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, तो इसमें आपको क्या, इसमें कर्म नहीं है। तो बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे तो मतलब यहाँ पे क्या हो गया, कर्ता भी है और क्रिया भी है, लेकिन कर्म प्रत्यक्ष रूप से नहीं है। बच्चे खेल रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो जरूर खेल रहे होंगे, चाहे वो क्रिकेट खेल रहे हों, चाहे या वो हॉकी खेल रहे हों या बैडमिंटन खेल रहे हों, लेकिन यहाँ पे कर्म प्रत्यक्ष रूप से नहीं बताया गया है। तो वही क्या है, अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया में कर्म प्रत्यक्ष रूप से ना हो, वहां वही है अकर्मक क्रिया। ठीक है, अगर आप डेफिनेशन लिखेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं, जिस वाक्य में कर्म प्रत्यक्ष रूप से ना हो वह वाक्य के अंत में आई हुई क्रिया अकर्मक क्रिया होती है। ठीक है, जिस वाक्य में कर्म प्रत्यक्ष रूप से ना हो वहां पे आई हुई क्रिया अकर्मक क्रिया होती है। ठीक है दोस्तों, अब एग्जाम्पल की बात करें। ठीक है, एग्जाम्पल दिखा देते हैं तब आपको, जैसे एग्जाम्पल में जैसे पिताजी, ठीक है दोस्तों, पिताजी कमरे में हैं। यहां पे कर्म है, कर्म नहीं है यहां पे। ठीक है, पिताजी कर्ता कहां पे है, कमरे में है। ठीक है दोस्तों, राधा गांव जा रही है। ठीक है दोस्तों, यहां पे जो है वो मतलब कि कर्म नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब तो यहां पे एग्जांपल जैसे पिताजी कमरे में है, यहां पे कर्म नहीं है। अब हम आपको एक बार फिर से अकर्मक क्रिया की परिभाषा पे चलते हैं। तो वहां पे क्या बोले थे, जिस वाक्य में कर्म प्रत्यक्ष रूप से ना हो, लिख ही देते हैं, जिस वाक्य में कर्म प्रत्यक्ष रूप से ना हो वहां
अकर्मक क्रिया होती है। ठीक है दोस्तों, जहां पे जिस वाक्य में कर्म प्रत्यक्ष रूप से ना हो वहां पे अकर्मक क्रिया होती है। ठीक है, अब यहां पे जैसे पिताजी कमरे में है, इस वाक्य में कर्म नहीं है। ठीक है दोस्तों, तब ये अकर्मक क्रिया है। और जैसे राधा गांव जा रही है, ठीक है, राधा गांव जा रही है, इसमें भी आपका कर्म नहीं है। तो यहां पे क्या होगा, यहां पे किस क्रिया का यूज है, यहां पे अकर्मक क्रिया का यूज है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले की। तो अगला आपका आता है सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया। ठीक है दोस्तों, अब सकर्मक क्रिया में क्या है, सकर्मक क्रिया में देखते हैं तो उसके बाद जो है यहां पे अकर्मक हमने देख लिया, अब सकर्मक की बात आती है। तो सकर्मक क्रिया में तो यहां पे हम देखते हैं सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया क्या होती है, जिस वाक्य में कर्म प्रत्यक्ष रूप से हो। ठीक है, जिस वाक्य में कर्म प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हो, उस वाक्य में कौन सी क्रिया यूज होती है, वहां पे सकर्मक क्रिया। ठीक है, इसका जस्ट उल्टा, जिस वाक्य में कर्म प्रत्यक्ष रूप से ना हो वहां पे आई हुई क्रिया सकर्मक क्रिया होती अकर्मक क्रिया होती है। और जिस वाक्य में कर्म प्रत्यक्ष रूप से हो वहां उस वाक्य में आई क्रिया क्या होती है, सकर्मक क्रिया होती है। ठीक है दोस्तों, जिस वाक्य में कर्म प्रत्यक्ष रूप से आया हो उस वाक्य में कौन सी क्रिया होती है, सकर्मक। सकर्मक क्रिया होती है। ठीक है दोस्तों, उस वाक्य में क्या होती है, सकर्मक क्रिया होती है। एग्जाम्पल की बात करें तो हम आपको एग्जाम्पल दिखाते हैं। एग्जाम्पल हम यहाँ पे दिखा देते हैं, आपको थोड़ा मिटाना पड़ेगा दोस्तों। तो उस वाक्य में क्या होती है, सकर्मक क्रिया। ठीक है, अब सकर्मक क्रिया के कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं तो चीजें और भी बेहतर हो जाएंगी। ठीक है, अब यहां पे जो एग्जाम्पल, जैसे कि यहां पे कर्म आपको दिखाना है। जैसे कि हमने बताया था कि यहां पे आपको, जैसे कि राधा खाना पका रही है या राधा खाना बना रही है, जैसे राधा खाना बना रही है। अब यहां पे देखिए, कर्ता हो गया, बना रही है, ये क्या हो गया, क्रिया हो गई, और क्या बना रही है, खाना बना रही है, कर्म हो गया। तब यहां पे क्या है, यहां पे आपको कर्म दिया गया है, और जहां पे कर्म नहीं दिया रहेगा वहां पे क्या होगा, वहां पे अकर्मक क्रिया होगी, और जहां पे कर्म रहेगा वो सकर्मक क्रिया होगी। जैसे पिताजी समाचार पत्र पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्या है, पिताजी समाचार पत्र पढ़ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहां पे क्या है, पिताजी क्या है, करता है, समाचार पत्र, ठीक है, कर्म है, पढ़ रहे हैं, ये आपकी क्रिया हो गई। तो इसमें कौन सी क्रिया है, ये सकर्मक क्रिया है। ठीक है, अब इसके बाद सकर्मक हो गए, इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है द्विकर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया। ठीक है, अब देखते हैं द्विकर्मक क्रिया में क्या होता है।
यहाँ पे जैसे कि क्रियाएं होती हैं, ये इसके अलग अलग पार्ट हैं, जैसे कि रचना के अनुसार और प्रयोग के अनुसार। तो ध्यान हमको दोनों में देना है, दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो ज्यादातर जहां से क्वेश्चन बनते हैं या ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो रचना के अनुसार है। अब प्रयोग के अनुसार भी यूज होता है, ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल निरर्थक है, यूज है, अच्छा है, उसका भी है, वहां से भी क्वेश्चन होते हैं। तो इसलिए हमको अच्छे से बेहतर तरीके से पढ़ने के लिए दोनों चीजें जानना जरूरी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी, द्विकर्मक क्रिया की। द्विकर्मक क्रिया में क्या होता है दोस्तों, द्विकर्मक क्रिया। ठीक है, यहां से हम देखते हैं द्विकर्मक क्रिया। अब इसमें जिस वाक्य में दो या दो से अधिक क्रियाएं, द्विकर्मक मतलब द्विकर्मक, दो कर्म की बात, ठीक है, किसी न किसी जगह पे यहां पे दो कर्म की बात है, तो यहां से ये कह सकते हैं कि जिस वाक्य में दो या दो से अधिक कर्म एक साथ आ जाएं, वहां पे क्या होता है, वह वाक्य के अंत में आई क्रिया द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। ठीक है दोस्तों, मतलब जहां वहां पे एक कर्म के बाद दूसरा कर्म भी आ जाता है तो वही होता है क्या, द्विकर्मक क्रिया। मतलब पहला कर्म और उसी से रिलेटेड, उसी से जोड़ के एक आध दो कर्म और आ जाते हैं, तो वहां पे क्या होता है, वह द्विकर्मक क्रिया। मतलब द्विकर्मक का मतलब दो कर्म। ठीक है, तो यहां से देखते हैं, जहां पर दो या दो से अधिक कर्म आए, वहां पर द्विकर्मक क्रिया होती है। ठीक है दोस्तों, जहां पे दो या दो से अधिक कर्म आए वहां पे द्विकर्मक क्रिया होती है। जैसे कि एग्जाम्पल में आप देखेंगे तो एग्जाम्पल में यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे ये चीजें होती हैं कि एक कर्म के साथ जुड़ा रहता है, ठीक है, एक कर्म के साथ और एक दो चीजें उसमें जुड़ी रहती हैं, तो वहां से वो एक से दो मतलब कि दो से अधिक हो जाते हैं। जैसे कि अगर हम आपको कह दें कि अध्यापक ने छात्रों को मिठाइयां बांटी, ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं, तो एग्जाम्पल के लिए थोड़ा हटाते हैं यहां से, हम थोड़ा दोस्तों बड़ा मतलब कि अक्षर थोड़ा बड़े लिखते हैं, इस वजह से हमें थोड़ा बार बार मिटाना पड़ता है जिससे आपको अच्छे से चीजें दिखाई दें। एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे अध्यापक ने बच्चों को मिठाइयाँ बांटी। ठीक है, क्या है, अध्यापक ने बच्चों को मिठाइयाँ बांटी। ठीक है, अध्यापक तो आपका कर्ता हो गया, बच्चों को मिठाइयाँ बांटना, बांटना क्या हो गया, क्रिया है। ठीक है, और बच्चों को और मिठाइयाँ, बच्चों को मिठाइयाँ, बच्चों को मिठाइयाँ, ये आपका क्या है, कर्म है। बच्चों को मिठाइयाँ, ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, ये आपका कर्म है। ठीक है दोस्तों, यहां से ये देखते हैं कि यहां पे आपको क्या समझ में आया कि यहां पे दो क्रियाएं आई हैं, तो यहां पे दो कर्म आया है। तो यहां पे आपको एक चीज देखना होगा कि यहां जहां पर दो या दो से अधिक, यहां पे आप ये कर सकते हैं, दो या दो से अधिक नहीं, दो या एक या दो कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, एक या दो कर्म, चूंकि अधिक की बात करते हैं तो अधिक किस में आएगा वो आगे हम बताएंगे। थोड़ा यहां पे ये करिएगा कि एक या दो। ठीक है दोस्तों, यहां पे क्या होगा, एक या दो। ठीक है दोस्तों, एक या दो कर्म आए।
एक या दो कर्म आए, ठीक है, मतलब एक नहीं आएगा यहाँ पे, दो, एक से अधिक ही आएगा, लेकिन यहाँ दो से अधिक नहीं कर सकते, यहाँ एक से अधिक कर सकते हैं, एक या दो कर्म आएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे यही होता है कि इसमें क्या होगा कि जैसे अध्यापक ने बच्चों को मिठाइयाँ बांटी, यहाँ पे कितने कर्म आए, यहाँ पे दो कर्म दिखा है, ठीक है दोस्तों। और जैसे कि माँ ने बच्चों को कॉपी किताब, माँ ने बच्चों को कॉपी किताब पेंसिल शर्ट उपहार में दिया, ठीक है, तो कॉपी किताब पेंसिल शर्ट मतलब उपहार में दिया। यहाँ पे भी कर्म की संख्या क्या है, माँ ने, माँ हो गया आपका वो, और बच्चों को, ठीक है, बच्चों को एक कर्म ये आपका बन रहा है, और फिर कॉपी किताब पेंसिल शर्ट दूसरा कर्म ये बन रहा है, और दिया मतलब देना जो है वो क्रिया है। तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, विकर्मक क्रिया। अब बात करते हैं इसके आगे संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया में ये चीजें आएंगी, ठीक है दोस्तों। तब संयुक्त क्रिया में क्या होती हैं ये बताते हैं। संयुक्त क्रिया में दोस्तों, संयुक्त क्रिया में यहाँ पे दो या दो से अधिक कर्म आते हैं, ठीक है। यहाँ पे कई सारे, मतलब कि कुछ भी हो सकता है, दो आ सकते हैं, दो से अधिक आ सकते हैं, ठीक है। संयुक्त क्रिया, ठीक है। अब देखते हैं संयुक्त क्रिया में क्या होता है। संयुक्त क्रिया में जहां पर कई क्रियाओं का प्रयोग एक साथ हो, ठीक है, जहां पर कई क्रियाओं का, ठीक है दोस्तों, जहां पर कई क्रिया, मतलब कि जहां पर कई क्रियाओं का प्रयोग एक साथ हो, जहां पर कई क्रियाओं का प्रयोग एक साथ हो, ठीक है, जहां पर कई क्रियाओं का, मतलब कि कई क्रियाओं का प्रयोग एक साथ हो, वो क्या होता है, वहां पे मतलब संयुक्त क्रिया होती है। संयुक्त क्रिया में यही होता है कि जहां पर कई क्रियाओं का एक साथ होता है, वहां पे क्या होता है, वही है संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया से ही विकर्मक, मतलब कि वहां पे कर्म की बात कर रही है, लेकिन संयुक्त क्रिया की बात कर रहा है, तो यहाँ पे क्रिया से रिलेटेड चीजें आएंगी, एक साथ हो तो वहां पे क्या होता है, वहां पे संयुक्त क्रिया होती है। अब यहाँ पे देखेंगे कि एग्जाम्पल यहाँ पे जो बनते हैं संयुक्त क्रिया में, संयुक्त क्रिया में जब एग्जाम्पल की बात करते हैं तो यहाँ पे जैसे कि रामू ने पढ़ना लिखना खेलना कूदना सीख लिया, ठीक है। एग्जाम्पल में देखते हैं, रामू या कुछ भी कर दीजिए, राम ने पढ़ना लिखना खेलना कूदना सीख लिया, ठीक है। यहां पे क्या है, राम, ठीक है, राम क्या हो गया, यहां पे करता है पढ़ना लिखना खेलना कूदना सीखना, ठीक है, ये क्या है, सीखना, सीख लिया, मतलब यहाँ पे क्रिया क्या है, यहाँ पे कई सारी क्रियाएं, पढ़ना लिखना एक क्रिया है, खेलना कूदना क्रिया है, सीखना भी एक क्रिया ही है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मतलब कि कई सारी क्रियाओं का मेल है, कई सारी क्रिया मिल के वाक्य को कंप्लीट कर रही हैं। तो यहाँ पे जहाँ पे कई सारी क्रिया हों, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे संयुक्त क्रिया होती है। वहाँ पे कौन सी क्रिया होती है, वहाँ पे संयुक्त क्रिया होती है, ठीक है दोस्तों। जहाँ पे कई सारी क्रियाओं का मेल हो उसे ही संयुक्त क्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे ये भी क्रिया है, ये भी क्रिया है, सीखना भी एक क्रिया ही है, ठीक है। तो यहाँ पे कई सारी क्रिया हैं, तो ये कौन सी है, क्या हो गया, ये संयुक्त क्रिया हो गई। अब बात करते हैं, एक है इसमें सहायक क्रिया, ठीक है। सहायक क्रिया,
जिसे हम अंग्रेजी में पढ़ते हैं, जब हम पढ़ते हैं कि अंग्रेजी में जब हम पढ़ते हैं तो उसे ही हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, सहायक क्रिया में जहां वाक्य के अंत में क्रिया, मतलब कहीं पे कोई वाक्य है उसके अंत में क्रिया आके किसी वाक्य को जब पूरा मतलब कि कंप्लीट करती है, जैसे कि हेल्पिंग मतलब सहायक का मतलब हेल्प करना, तो वो कहीं ना कहीं उस वाक्य में पूरा मतलब हेल्प का काम करती है, मदद करने का काम करती है, उसे ही क्या कहते हैं, सहायक क्रिया। जब इसको हम कंप्लीट इसकी डेफिनेशन लिखेंगे या इसकी परिभाषा लिखेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं कि जहां वाक्य के अंत में क्रिया वाक्य को पूरा करने के लिए प्रयुक्त हो रही हो। ठीक है, जहां वाक्य के अंत में क्रिया वाक्य को पूरा करने के लिए प्रयोग की जा रही हो तो उसे ही क्या कहते हैं, उसे ही कहते हैं सहायक क्रिया। ठीक है दोस्तों, जहां वाक्य को क्रिया प्रयुक्त हो तो उसे क्या कहते हैं, उसे ही सहायक क्रिया कहते हैं। उसे सहायक क्रिया कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जहां पर किसी वाक्य को पूरा करने के लिए क्रिया का प्रयोग हो उसे ही क्या कहते हैं, उसे सहायक क्रिया कहते हैं। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल हम देखते हैं, एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि वाक्य को कैसे पूरा करती है क्रिया या कैसे उसका यूज किया जाता है। तब देखते हैं कि जैसे कि यहां पे जब वाक्य को पूरा करने की बात आती है तब जैसे कि चिड़िया पेड़ पर बैठी हैं। ठीक है दोस्तों, चिड़िया पेड़ पर बैठी हैं। चिड़िया पेड़ पर बैठी हैं, यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे वाक्य को कंप्लीट करने के लिए यूज किया जा रहा है कि बैठी हैं। ठीक है दोस्तों, उसे मतलब कि वहीं पे से पिताजी यहां पे यही चीजें जैसे कि चिड़िया पेड़ पर बैठी हैं, पर बैठी हैं, ये वर्ड कंप्लीट करने के लिए किया जा रहा है। जैसे अगला देखते हैं कि पिताजी घर पर हैं। ठीक है दोस्तों, पिताजी घर पर हैं। ठीक है, ऐसे वर्ड जहां पे, ऐसे वाक्य जहां पर आए वहां पे क्या होता है, वहां पे सहायक क्रिया होती है। ठीक है दोस्तों, पिताजी घर पर हैं, चिड़िया पेड़ पर बैठी हैं, ऐसे वाक्य जहां पे आएंगे वहां पे क्या होता है, वहां पे सहायक क्रिया होती है। अब यहां से रचना के अनुसार क्रिया खत्म होती है। अब आगे जो आता है वाक्य की मतलब प्रयोग के अनुसार। अभी तक हमने देखा रचना के अनुसार, अब प्रयोग के अनुसार क्रिया के कितने पार्ट हैं ये देखते हैं। तो देखते हैं दोस्तों, प्रयोग के अनुसार क्रिया कितने प्रकार की होती है। प्रयोग के अनुसार भी क्रिया का बेहद महत्वपूर्ण है, बहुत मतलब कि वो भी समझना जरूरी है। वहां से भी काफ़ी चीज़ें आपको सीखने को, पढ़ने को और एग्जाम में करने को मिलती हैं। देखते हैं कि रचना के अनुसार क्रिया, सॉरी प्रयोग के अनुसार क्रिया। प्रयोग के अनुसार क्रिया। ठीक है दोस्तों, अब प्रयोग के अनुसार क्रिया कितनी है। प्रयोग के अनुसार क्रिया आपकी देखिए, नंबर 1 पर प्रेरणार्थक क्रिया, नंबर 2 पे आपकी नाम धातु क्रिया, ठीक है, नंबर 3 पर यौगिक,
या धात्विक क्रिया, नंबर 4 पे आपकी पूर्वकालिक क्रिया। तो कितने हो गए आपके? 4 पार्ट हैं इसमें, ठीक है। कितने पार्ट हैं? 4 पार्ट हैं। तो यहां से हम पहले पार्ट पे आते हैं कि कौन सी आपकी पहली है? प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया, ठीक है दोस्तों। ये इसमें क्या चीजें हैं? देखिए यहां पे प्रेरणार्थक, आप यहां से कुछ समझ पा रहे हैं? अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो हम आपको बताते हैं। इसकी आप डेफिनेशन लिखेंगे या इसका जो आप परिभाषा जब देंगे तो ये कह सकते हैं कि जहां पर कर्ता का सीधा संबंध, जहां पर कर्ता, अभी हमने आपको इसमें काफी चीजें बताई, कर्ता कर्म क्रिया आप तो पहचान समझ में आ ही गया होगा। तब जहां पर कर्ता का सीधा संबंध क्रिया से ना हो मतलब क्रिया से ना हो, वहां क्या होता है? वहां प्रेरणार्थक क्रिया होती है। समझ में आई बात? जहां पर कर्ता का संबंध सीधे क्रिया से ना होकर, ये कह सकते हैं कि आप घुमा फिरा के जाएगा तो वहीं, लेकिन यह है कि डायरेक्ट उसका फर्क उस पे नहीं नजर आएगा, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है? वहां प्रेरणार्थक क्रिया होती है। जैसे कि आपको अगर प्रेरणा देते हैं कोई लोग, तो आपको प्रेरणार्थक में कुछ एग्जाम्पल देते हैं, कुछ प्रेरणा देते हैं, तो सीधा आपको किस पे फोकस करवाते हैं कि आप अपने टारगेट पे फोकस करिए। लेकिन वो सिर्फ प्रेरणा दे सकते हैं, वो आपको फोकस तो आपको खुद ही करना होगा। तो वही है, इसका नाम भी ऐसे इसीलिए रखा गया है कि प्रेरणार्थक क्रिया में जहां पर कर्ता का सीधा संबंध क्रिया से ना हो, ठीक है दोस्तों, वहां पे क्या होता है? प्रेरणार्थक क्रिया होती है। तो यहां से हम कर सकते हैं, जहां पर कर्ता का संबंध सीधा क्रिया से ना हो, ठीक है दोस्तों, ना हो, वहां पर प्रेरणार्थक क्रिया होती है। वहां पर प्रेरणार्थक क्रिया होती है। अब हम देखते हैं कि एग्जाम्पल में, तो आपको यह समझ में आए, जहां पर कर्ता का संबंध सीधा क्रिया से ना हो वहां पर प्रेरणार्थक क्रिया होती है। जैसे कि एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि जैसे अध्यापक ने छात्रों से निबंध लिखवाया, ने छात्रों से निबंध लिखवाया, ठीक है। अब यहां पे देखिए, आप कुछ समझ में आपको आ रहा है? सीधा सीधा आपको समझना यही है कि यहां पे कर्ता क्या हो गया। यहां पे अध्यापक जो है ये आपका क्या है? कर्ता है, ठीक है। इसका क्या, ये निबंध आपका लिख रहा है, ठीक है। ये आपका कर्ता आपका निबंध लिख रहा है, लिखवाना मतलब जो लिख रहा है, लिखवाना आपकी क्रिया है, ठीक है। तो क्या कर्ता ये कर रहा है? नहीं कर रहा है। यहां पे निबंध कौन लिख रहा है? छात्र लिख रहे हैं। तब यहां पे क्या होगा कि काम तो कर्ता के द्वारा ही करवाया जा रहा है, लेकिन कर्ता खुद ना करके करवा रहा है। आदेश किसका है? कर्ता का ही है। काम किसके जरिए, मतलब किसके कहने पे हो रहा है? कर्ता के कहने पे ही काम हो रहा है, लेकिन कर्ता खुद ना करके किसी और से करवा रहा है काम। तब वही कहने का मतलब कि सीधा संबंध यहाँ पे कर्ता से नहीं है, क्रिया का सीधा संबंध कर्ता से नहीं है। इसीलिए यहाँ पे क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया है, ठीक है दोस्तों। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे देखा जाए तो माँ ने बेटी से खाना बनवाया, माँ ने बेटी से कपड़े धुलवाए, ठीक है। ऐसे ऐसे जहां पे ऐसे वाक्य मिले तो वहां पे कर्ता अगर किसी के जरिए काम करवा रहा है, किसी के थ्रू काम करवा रहा है, तो वहां पे सीधा क्या होगा? वहां पे प्रेरणार्थक क्रिया होगी,
ठीक है दोस्तों, इसको समझना बेहद आसान है, आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो बेहद अच्छे तरीके से समझ जाएंगे और कभी भी नहीं भूलेंगे। तो ठीक है दोस्तों, अब आगे बात करते हैं कि अगली क्रिया। तो ऐसे ही एग्जाम्पल आते हैं, तो एग्जाम्पल हम आपको यहाँ पे ज़्यादा तो नहीं दिखा सकते, इसलिए आपको सीधा, आप अगर समझना चाहेंगे तो उसके बाद तो एग्जाम्पल आप खुद से कर सकते हैं, खुद से बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तब यहाँ से अब देखते हैं कि अगली क्रिया आपकी क्या है। तो अगली क्रिया की बात करें तो अगली क्रिया आपकी क्या है, नाम धातु क्रिया। ठीक है, अगली क्रिया आपकी आती है नाम धातु। नाम धातु में कुछ ऐसा ही होगा कि नाम वाम से रिलेटेड होगा कुछ। तब देख लेते हैं कि नाम धातु क्रिया क्या है। नाम धातु क्रिया, तब यहां पे देखते हैं कि नाम धातु क्रिया में क्या होता है। नाम धातु में किसी नाम से क्रिया बन जाती है। ऐसा कुछ होता है कि वहां पे क्रिया जो है वो किसी नाम से बन जाती है। तो अगर यहां से आपकी परिभाषा की बात करें तो आप ये लिख सकते हैं, जो क्रिया संज्ञा सर्वनाम या विशेषण से, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्या होते हैं, ऐसे ही कुछ होते हैं हमारे नाम से ही। तब जो क्रिया संज्ञा सर्वनाम या विशेषण से बनती है या बनाया जाता है उसे ही नाम धातु क्रिया कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जो क्रिया संज्ञा सर्वनाम या विशेषण से बनती है उसे क्या कहते हैं, उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं। अब इसमें क्या है, ये चीजें देखिए, डेफिनेशन से कुछ चीजें हमें पता चलती हैं, हमें परिभाषा से कुछ चीजें हमें समझ में आती हैं, लेकिन जब हम एग्जाम्पल करते हैं तो उससे हमें बेहतर तरीके से समझ में आता है। ठीक है, अब एग्जाम्पल में देखते हैं कि ये ऐसे कैसे होता है कि संज्ञा या सर्वनाम या विशेषण से कैसे बनता है। तो यहां पे जैसे एग्जाम्पल देते हैं, जैसे हाथ। हाथ क्या है आपका, हाथ आपका क्या है, हाथ एक संज्ञा है। ठीक है, हाथ एक संज्ञा है। ठीक है, अब ये संज्ञा है, अब ये कैसे क्रिया बनेगी, ये देखो, हाथ है, संज्ञा है, हाथ से हथियाना, हाथ से क्या हो गया, हथियाना। किसी चीज को हथियाते हैं, मतलब जिससे किसी दूसरे के सामान को आप अपना लेते हैं, तो वो वर्ड यूज करता है, ऐसा कुछ शब्द यूज करता है कि हमारे सामान को इन्होंने हथिया लिया, अपना लिया। आपसे अपनाना हो जाता है, हाथ से हथियाना हो जाता है। तो ऐसी जो क्रिया होती हैं उसे क्या कहते हैं, उसे नाम धातु, मतलब नाम से, हाथ का जो नाम है, नाम एक संज्ञा है और संज्ञा से जो बन गया हथियाना, ये एक क्रिया बन गई। ठीक है, अब देखिए एक आता है जैसे कि लात, ये भी एक संज्ञा है। अब इससे बन जाता है लतियाना। ठीक है, लतियाना मतलब कि किसी को, आप तो समझते हैं कि लतियाना का मतलब क्या होता है, जैसे किसी को मारना। तो आप मतलब कि आप से बन गया अपनाना। ठीक है, अपना से बन गया अपनाना। तो ऐसे जो क्रियाएं बनती हैं, ऐसे जो नाम मतलब क्रिया होती हैं जो नाम से बन जाती हैं, उसे ही क्या कहते हैं, नाम धातु क्रिया। ठीक है दोस्तों, जो अपने आप में बन जाती हैं उसे ही क्या कहते हैं, नाम धातु क्रिया। तो यही जो है क्रियाएं, ये नाम धातु क्रिया के अंतर्गत आती हैं। अब इसके बाद आता है अगला नंबर आपका आता है क्या, यौगिक या धात्विक क्रिया। ठीक है, कौन सी क्रिया, यौगिक या धात्विक क्रिया। अब यौगिक या धात्विक क्रिया में क्या है, कुछ यौगिक उसका नाम रखा गया है, तो हो सकता है कुछ उसी से रिलेटेड होगा।
तो देख लेते हैं। यौगिक या धात्विक क्रिया। अब देखते हैं इसमें क्या है। तो यौगिक या धात्विक क्रिया ऐसे आप समझ सकते हैं कि जिस वाक्य में धातु रूप में, धातु आप समझते हैं, जिस वाक्य में धातु रूप में कई क्रियाएं, मतलब क्रियाओं का मतलब जो क्रिया होती है वो कई क्रियाएं एक साथ आ जाएं। अब समझिए आप, एक साथ आ जाएं मतलब किसी वाक्य में धातु के रूप में कई क्रिया एक साथ आ जाएं तो उसे ही क्या कहते हैं, यौगिक या धात्विक क्रिया कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं यहां पे जो बात कही गई उस पर थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा कि जिस वाक्य में धातु रूप में, जिस वाक्य में धातु रूप में कई क्रियाएं एक साथ आ जाएं, एक साथ आ जाएं। अब यहां पे देखिए, किसी वाक्य में यौगिक या धातु के रूप में कई क्रियाएं एक साथ आ जाएं तो वहां पे क्या होता है, यही होता है। ये चीजें हमें लग रहा है कि अभी कुछ कम समझ में आई होंगी, तब एग्जाम्पल पे हम चलते हैं। तो एग्जाम्पल में देखते हैं, तब वहां से 100% आपको समझ में आएंगे। जैसे एग्जाम्पल में, अब ये देखिए एग्जाम्पल क्या आता है इसका। जैसे अब वह पढ़ लिख खेल कूद सकता है। क्या है, पढ़ना लिखना, खेलना कूदना धात्विक है, या इसमें कुछ जो पेन कलम यूज किया जा रहा है वो भी कुछ है। तो वही चीजें जो यौगिक या धात्विक हैं वो ऐसे ही वर्ड आते हैं, ऐसे ही वाक्य आते हैं। अब रोगी उठ बैठ सकता है। ठीक है, अब रोगी उठ बैठ सकता है। तो ये जो क्रियाएं हो रही हैं, मतलब उठना बैठना, ठीक है, ये क्रियाएं जो हैं, मतलब कि क्रियाएं 1 से 2 आ रही हैं, 3 आ रही हैं, तब ये किस में आती हैं, यौगिक या धात्विक। यौगिक का मतलब होता है कि मिश्रण 2 या 2 से अधिक से मिलकर जो बना होता है उसे ही यौगिक कहते हैं। आपने विज्ञान में भी पढ़ा होगा, ये विज्ञान के ही ये वर्ड हैं। तब वही है यहाँ पे कि जैसे कि वह अब खेल कूद पढ़ लिख सकता है। ठीक है दोस्तों, वह आप खेल कूद या पढ़ लिख सकता है। तो यहाँ पे खेलना कूदना पढ़ना लिखना ये क्रियाएं हैं, और कई सारी, मतलब कि 2 क्रियाएं आई हैं, 3 क्रियाएं आ सकती हैं। ठीक है, अब रोगी उठ बैठ सकता है, उठना बैठना, बैठ सकता है। ठीक है, तो ये क्या है, यहाँ पे 1 से अधिक क्रियाएं आ रही हैं, तो यही है, क्या है, यही हमारी यौगिक क्रिया या धात्विक क्रिया होती है। ठीक है दोस्तों, तब इसके बाद जो आपका एक क्रिया बचती है वो पूर्वकालिक क्रिया है। ठीक है, आती है बात आपकी अगले क्रिया की, तो वो क्या है, पूर्वकालिक क्रिया। बस एक लास्ट क्रिया यही बची है आपकी, पूर्वकालिक क्रिया। तो इसे भी हम देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, देखते हैं कौन सी क्रिया है, पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया दोस्तों, इसमें क्या होता है, पूर्वकालिक का मतलब आप कुछ समझ पा रहे हैं, पूर्वकालिक का। तो यहां पे क्या होता है, जहां पर किसी क्रिया के समाप्त होते ही, हमने ये चीज इंग्लिश में जब हमने पढ़ा, वो जब वहां पे हमने टेंस पढ़ा होगा, तब वहां पे देखते हैं
कि कोई एक कार्य खत्म होता है फिर उसके बाद दूसरा कार्य शुरू हो जाता है, तो वही यहाँ पे हमने वहाँ पे दूसरा नाम उसका भाई अंग्रेजी के वो हैं व्याकरण है, तो वहाँ पे दूसरी चीज़ें हैं और मतलब है वही सेम 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 वही चीज़ें हैं, लेकिन हिंदी में हम उसको इस तरीके से देखते हैं कि जहाँ पर किसी क्रिया के समाप्त होते ही कोई दूसरी क्रिया तुरंत मतलब चालू हो जाए, तुरंत प्रारंभ हो जाए, वहाँ पर पूर्वकालिक क्रिया मतलब यह कह सकते हैं कि वो पूर्वकालिक क्रिया का रूप होता है। ठीक है दोस्तों, तब यहां पे देखते हैं कि जहां पर किसी क्रिया के समाप्त होते ही दूसरी क्रिया शुरू हो जाए, वहां पर पूर्वकालिक ठीक है दोस्तों, जहां पर किसी क्रिया के समाप्त होते ही दूसरी क्रिया तुरंत शुरू हो जाए या प्रारंभ हो जाए। ठीक है, आप यहां पे कर सकते हैं कि शुरू हो जाए या प्रारंभ हो जाए। प्रारंभ हो जाए वो क्या होती है, वहां पे ही पूर्वकालिक क्रिया, उसे ही पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल में हम देखते हैं, तो जैसे कि कोई कार्य एक कंप्लीट हुआ, उसके तुरंत बाद दूसरा कार्य शुरू हो जाए, तो वही है आपका क्या है, वही पूर्वकालिक क्रिया है। एग्जाम्पल में देखते हैं, तो एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे कि छोटू पढ़कर आ गया, मतलब छोटू पहले क्या किया, पहले पढ़ा उसके बाद तो आया। ठीक है, मतलब छोटू पढ़कर आ गया। ठीक है, छोटू पढ़कर आ गया, मतलब यहां पे पहले एक क्रिया पढ़ना कंप्लीट हो रही है, फिर उसके बाद तुरंत दूसरी क्रिया शुरू क्या हो रही है, उसका आना। मतलब पहली एक क्रिया कंप्लीट हुई, फिर उसके बाद तुरंत बाद दूसरी क्रिया शुरू हो गई कि वो आ गया। नौकर दूध रखकर चला गया। अब पहली क्रिया क्या है, यहाँ पे नौकर पहले दूध रखा उसके बाद चला गया, तो यहाँ पे जैसे ही पहली क्रिया कंप्लीट हुई, उसने दूध रखा और उसके बाद वो चला गया। जहाँ पे मतलब कि इस वाक्य में यही होता है कि यहाँ पर पहले क्रिया कंप्लीट हो जाएगी, बगैर कंप्लीट भय इसमें दूसरी क्रिया नहीं होती। और पहले इसमें एक मतलब कि इसमें तो नहीं आता, लेकिन वो जहाँ पे जैसे हम वहाँ कि उसके आने से पहले वो जा चुका था, मतलब यहाँ पे पहली क्रिया कंप्लीट नहीं हुई थी कि दूसरा चला जा चुका था। तब यहाँ पे लेकिन ऐसा नहीं है कि छोटू पढ़कर आ गया, नौकर दूध रखकर चला गया। ठीक है, तो ऐसी क्रिया जो होती है वहां पे क्या होता है कि मतलब पहली क्रिया कंप्लीट, उसके बाद दूसरी क्रिया का होना मिलता है, तब यही है पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है दोस्तों, तो यहां से आपका क्या होता है, यहां से आपका जितनी क्रियाएं हैं, जो क्रिया है, जो वर्ब है, यहाँ से आपके रचना के अनुसार और प्रयोग के अनुसार दोनों तरीके की क्रिया समाप्त होती है। यहाँ से आपकी पूरी क्रिया जो पार्ट है वो आपका कवर होता है। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं तक, और आप पढ़ते रहिए। और हम अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अपने मोबाइल पे लाल वाली बटन सब्सक्राइब जो है वहाँ से आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और पढ़ते रहिए। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।